Hello students, in this lecture we will discuss the conformal mapping in complex analysis. ओके हम यहाँ पे मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे और मैपिंग देखो किस तरह की होगी। पहले तो हम नॉर्मल मैपिंग देखेंगे और मैपिंग आपकी होगी यहाँ पे दो प्लेन्स के बीच में। ओके एक प्लेन होगा आपका जेड प्लेन और एक होगा डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन से मतलब आपका डब्ल्यू क्या होता है, एक फंक्शन ऑफ जेड। ओके इस तरह से डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच में आपको मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को हम कन्फॉर्मल बोलेंगे और कन्फॉर्मल की डेफिनेशंस देखेंगे और उसके थ्योरम्स देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी। कन्फॉर्मल मैपिंग से आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैपिंग डिफाइन हमें करनी है। हम जानते हैं कि जो जेड प्लेन होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है आपका जेड प्लेन एक्स प्लस आयोटा वाई वाला, तो उसमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं आपके पास। और जो डब्ल्यू है, अब डब्ल्यू आपको प्लेन बनाना है, तो डब्ल्यू को प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो हम डब्ल्यू को यू प्लस आयोटा बी एज्यूम करके चलेंगे। ओके तो इसलिए जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन तो प्लेन हो जाएंगे आपके पास। देखिए लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। ओके ये एक मैपिंग है। देन वी विल डिस्कस हेयर द मैपिंग फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। अब ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको ज्योमेट्री दिखा रखी है कि जैसे ये कोई डोमेन है जेड प्लेन में, और इस डोमेन की यदि हम इमेज लेंगे इस मैपिंग के अंडर, एफ मैपिंग है आपकी, इसका आंसर ये कुछ ना कुछ आएगा। ओके तो इस तरह से मैंने ज्योमेट्री के फॉर्मेट में दिखा रखा है। इस तरह की मैपिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं व्हाट इज़ मैपिंग और व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये होता है आपका, एंड डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड ये फंक्शन दे रखा है मैपिंग, और डब्ल्यू आप जानते हो यू प्लस आयोटा वी होता है, जहाँ पे यू और वी जो होते हैं वो एक्स और वाई के फंक्शंस होते हैं। यू इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, वी इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई। ओके इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन शोन इन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड ए मैपिंग फ्रॉम जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। तो इस तरह की कोई भी मैपिंग जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में मैपिंग होती है। ओके उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर मैपिंग बोलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री एक बार फिर से मैंने शो कर रखी है। ये आपका जेड प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये डब्ल्यू प्लेन है यू एक्सिस एंड वी एक्सिस। अब हमने जेड प्लेन में एक पॉइंट मान लिया पी और उसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई। हम मान लेते हैं इसकी जो इमेज आएगी, तो इमेज क्या आएगी, जेड की जगह मैं यहाँ पी पुट कर दूंगा। तो डब्ल्यू का मीनिंग क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ पी। ओके तो ये एफ ऑफ पी आएगी इसकी इमेज, जिसको मैंने नया नाम दे दिया है क्यू। और क्यू के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे जिनको फिलहाल मैंने जनरल कोऑर्डिनेट नाम दे रखा है यू और बी। ओके तो इस तरह से मैपिंग होंगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। ओके ये एक मैपिंग आपको डिफाइन कर रखी है, डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड, और इसमें जेड प्लस 1 माइनस आयोटा है। एंड जेड प्लेन में आपको एक रीजन दे रखा है और उस रीजन की इमेज आपको डब्ल्यू प्लेन में फाइंड कर रखी है। अब कौन सा रीजन दे रखा है, देखो इन जेड प्लेन द रीजन डी या फिर डोमेन आप इसको बोल सकते हो, इज कवर्ड वाई एक्स इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। ओके ये आपको चार लाइंस दी हुई हैं। इन चार लाइंस से एक रीजन बन रहा है जिसको डी नाम दे रखा है जेड प्लेन में। अब इस रीजन की आपको डी डैश इमेज निकालनी है डब्ल्यू प्लेन में। तो इसको बहुत आसानी से हम चेक कर लेंगे। देखो सिंस डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ओके ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे जो मैपिंग आपको दे रखी है इसमें पुट कर दो। देखो जेड प्लस 1 माइनस आयोटा, तो जेड प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आयोटा वी, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। नेक्स्ट इसके बाद और इसको सॉल्व करते हैं, तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। देखो एक्स प्लस 1 रियल पार्ट प्लस आयोटा बाई माइनस 1 इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। दोनों को कंपेयर कर दो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को, तो u की वैल्यू आई एक्स प्लस 1 एंड v की वैल्यू आई वाई माइनस 1, और हमें u और v ही फाइंड करना था। आप ध्यान से देखिए हमें z प्लेन से w प्लेन में आंसर निकालना है और z प्लेन में एक्सेस होते हैं आपके x और y। तो इसका मतलब x और y पे जो डिपेंडेंट हैं आपके u और v, उनको यदि हम फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो x होगा उस x के करस्पॉन्डिंग u और v, और इसी तरह से जो y होगा उसके करस्पॉन्डिंग u और v हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमको
जेड प्लेन में जो डी रीजन दिया हुआ था वो 4 लाइंस से कवर्ड था और चारों लाइंस मैंने यहाँ लिख रखी हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब आप जब x इक्वल टू 0 इन दोनों में पुट करोगे तो देखिए क्या आएगा, इसमें तो x है नहीं, यहाँ पे है x, सो x इक्वल टू 0 से u की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरह से y इक्वल टू 0, y यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो y इक्वल टू 0 से v इक्वल टू -1। इसी तरह से x इक्वल टू 1 से u इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 से v इक्वल टू 1। तो 4 लाइंस आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं, u इक्वल टू 1, v इक्वल टू -1, u इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 1। ये 4 लाइंस हैं और चारों लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली डब्ल्यू प्लेन में। तो देखिए जेड प्लेन में जो 4 लाइंस थी उनसे हम रीजन बनाएंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, ये तो आपके 2 एक्सेस हो गए, x इक्वल टू 1 ये वाली लाइन हो गई, ओके, ये जो x इक्वल टू 1, और ये आपकी हो गई y इक्वल टू 2, ओके। इसी तरह से इसकी जो इमेज आएगी डब्ल्यू प्लेन में, हमने ऑलरेडी इमेज हमने फाइंड कर ली है, तो इमेज को बना दो। देखो u इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू 1 आपकी ये वाली लाइन हो गई, u इक्वल टू 1 फर्स्ट लाइन। इसी तरह से u इक्वल टू 2 ये वाली लाइन हो गई। इसी तरह से v इक्वल टू +1 और v इक्वल टू -1। तो इन चारों से जो कवर्ड एरिया होगा वो हमने वो ये बना दिया डैश डैश करके। सो इजीली आपने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया, यानी कि इस रेक्टेंगल फिर या फिर जो भी ज्योमेट्री थी उसकी इमेज ये वाली ज्योमेट्री होगी डब्ल्यू प्लेन में। सो काफ़ी भी इजी एग्जांपल था ये। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर की मेन हेडिंग है, कन्फर्मल मैपिंग। ओके, कन्फर्मल मैपिंग भी बहुत इजी कंसेप्ट है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले ये डायग्राम आप देखिए, कन्फर्मल मैपिंग को बहुत आसानी से समझिए। देखिए ये है आपका जेड प्लेन और ये है डब्ल्यू प्लेन, ओके। तो हम मैपिंग है तो सबसे पहले हम जेड प्लेन के बारे में बात करेंगे, देन डब्ल्यू प्लेन पे आएंगे, ओके। तो मैंने मान लिया, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं, अब आप केवल इन दोनों डायग्राम्स पे ध्यान देंगे, ओके। देखिए ये है यहाँ पे पॉइंट एक P और इसके कोऑर्डिनेट है x0, y0, जिसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया है z0, ओके। और ये P दो कर्व्स का इंटरसेक्शन है, ये C1 कर्व और ये C2 कर्व, ओके। तो ये वाला जो कर्व है ये C1 और ये वाला कर्व है C2, ओके। तो C1 और C2 दो कर्व हैं जिनका इंटरसेक्शन है पॉइंट P, z0, x0, y0। हमने मान लिया C1 से C2 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाने पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है, ओके। यानी इन दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है, अल्फ़ा। साथ ही इन दोनों कर्व्स पे हमने एक एक पॉइंट भी अज्यूम कर लिया, C1 पे पॉइंट Z1 एक आर्बिटरी पॉइंट है और C2 कर्व पे Z2 एक आर्बिटरी पॉइंट है। अब देखिए, अब हम ये अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं कि जो C1 कर्व है और C2 कर्व है जिनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो मैं मान लेता हूँ कि C1 कर्व की पूरी इमेज डब्ल्यू प्लेन में नया कर्व आती है गामा 1। इसी तरह से C2 कर्व की पूरी इमेज एक डब्ल्यू प्लेन में नया कर्व आती है जिसको हम मान लेते हैं गामा 2। और ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ P था, उसकी P की इमेज यहाँ पे आती है Q, ओके। तो आप इस Q को इजीली कोऑर्डिनेट नाम दे सकते हो U0, V0, जिसको आप W0 मान सकते हो, इक्वल टू F ऑफ Z0। F ऑफ Z0 हमने इसलिए लिखा है बिकॉज आपकी मैपिंग होती है W इक्वल टू FZ, ओके। तो हमने मान लिया P की इमेज Q, C1 की इमेज गामा 1, C2 की इमेज गामा 2। साथ के साथ हमने ये मान लिया कि Z1 की इमेज है W1 इक्वल टू F ऑफ Z1 और Z2 की इमेज है W2 इक्वल टू F ऑफ Z2। अब हम कन्फर्मल मैपिंग डिफाइन करेंगे और कन्फर्मल मैपिंग डिफाइन होगी, ये जो आपका एंगल है और ये जो एंगल है इस एंगल से डिफाइन होगी। तो यदि C1 और C2 के बीच का एंगल अल्फ़ा है और गामा 1 और गामा 2 के बीच का एंगल भी अल्फ़ा है, देन देखिए अब मैं आपको कन्फर्म मैपिंग की डेफिनेशन बताता हूँ। इफ़ द एंगल बिटवीन C1 एंड C2 इज सिमिलर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज द एंगल बिटवीन कर्व्स गामा 1 एंड गामा 2, देन दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड कन्फर्मल मैपिंग। तो बहुत आसानी से अब आप समझ में आ जाएगा आपको कि यदि आपने ये जो पूरा सिस्टम यहाँ लिया है इस जेड प्लेन में, इस पूरे सिस्टम की इमेज ये है करस्पॉन्डिंग। अब यदि हम ये मान लें कि C1 से C2 की तरफ जाने पे जिस डायरेक्शन में आपको अल्फ़ा एंगल मिला था, यदि अल्फ़ा एंगल आपका यहाँ भी सेम डायरेक्शन में मिले, जैसे हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गए थे यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नीट्यूड भी एंगल का सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी अल्फ़ा है और यहाँ भी अल्फ़ा। तो इस तरह की जो भी मैपिंग होगी, यानी कि यदि आपका जो एंगल है कर्व्स के बीच में
वो दोनों प्लेन में सेम रहता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, देन उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग। अब एक नोट डाल के देखते हैं हम, और नोट ये है कि यदि आपका केवल मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो उसको एक नया नाम दे देते हैं। सो इफ़ द एंगल इज सेम ओनली इन मैग्नीट्यूड देन द मैपिंग इज कॉल्ड आइसोगोनल। ओके, तो यदि आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है, कन्फॉर्मल में तो आपकी दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंगल के, बट आपका केवल मैग्नीट्यूड सेम है, तब हम उसको एक नया नाम देते हैं आइसोगोनल मैपिंग। ओके, अब इसके बाद जो आपकी कोई भी मैपिंग है W=F(z), तो कोई भी मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी, उसकी थ्योरम्स है यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर W=F(z) टू रिप्रेजेंट ए कन्फॉर्मल मैपिंग। तो हम देखते हैं कोई भी मैपिंग कन्फॉर्मल कब होगी, तो इसकी थ्योरम है एक सफिशिएंट कंडीशन की। देखिए, लेट F(z) बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इन ए रीजन D। ओके, आपको जेड प्लेन में एक रीजन दे रखा है D, और उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है F(z), जो कि W=F(z) होता है, ऑफ द प्लेन z, एंड लेट F(z) इज नॉट इक्वल टू 0 इन D। हम ये मान लेते हैं कि जिस D प्लेन में, D रीजन में आपका ये फंक्शन डिफाइन है, वहाँ पे F(z) नॉन जीरो है पूरे के पूरे D में, देन द मैपिंग W=F(z) इज कन्फर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ D। तो यानी कि थ्योरम्स को समझिए, इसको स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपके पास यदि जो फंक्शन है मैपिंग है F(z), यदि वो फंक्शन आपको एक तो एनालिटिक दे रखा है, साथ के साथ F(z) नॉन जीरो दे रखा है, तो ऑलवेज वो आपकी कन्फर्मल होगी। ये थ्योरम प्रूव करनी है आपको, तो इसमें हम फंक्शन को एनालिटिक अज्यूम करके चलेंगे और कन्फर्मल प्रूफ करेंगे। और कन्फर्मल प्रूफ करने का मतलब, इसमें जो एंगल आएगा दोनों कर्व्स के बीच में, उसको हमें चेक करना है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होना चाहिए, तब तो कन्फर्मल है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में दो कर्व बनाए थे, उसी तरह से यहाँ दो कर्व यहाँ बनेंगे और सेम चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देखो, हम ये मान लेते हैं जेड प्लेन में C1 और C2 दो कर्व हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट Z0 है। Z1 और Z2 C1 और C2 पे आर्बिटरी पॉइंट्स हैं। ओके, ये क्लियर है। और हम ये मान लेते हैं इनके करस्पॉन्डिंग कर्व्स ये हैं, C1 के करस्पॉन्डिंग Γ1, C2 का Γ2, Z0 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम मान लेते हैं W0, Z1 के लिए W1, Z2 के लिए W2। ओके, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। अब साथ के साथ ये भी अज्यूम करो कि हम ये जो C1 कर्व है, इस C1 कर्व के अलॉन्ग Z0 पे हम टेंजेंट मानेंगे T1, और ये T1 टेंजेंट एक्स एक्सेस के साथ अल्फ़ा 1 एंगल बनाती है। ओके, और ये T2 है Z0 पॉइंट पे C2 कर्व के अलॉन्ग टेंजेंट, जो कि एक्स एक्सेस के साथ अल्फ़ा 2 एंगल बनाती है। ओके, इसी तरह से इस W0 पॉइंट पे Γ1 जो कर्व है, इस Γ1 के अलॉन्ग एक टेंजेंट है T3, जो कि बीटा 1 एंगल बनाती है, और Γ2 कर्व पे W0 पॉइंट है, इस पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट बनाओ T4, तो वो बीटा 2 एंगल बनाती है। ओके, इस तरह से। तो देखिए, इनको एक्सप्लेन करके देखते हैं। लेट C1 एंड C2 आर टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट Z0 इन Z प्लेन। लेट T1 एंड T2 आर टेंजेंट्स एट Z0। लेट T1 एंड T2 मेक्स एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो ये मैंने ज्योमेट्री में बता ही दिया है। अज्यूम दैट Z1 एंड Z2 आर टू पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोजर। ओके, अब आपको देखो, ये जो Z1 और Z2 दोनों कर्व्स पे हमने पॉइंट लिए हैं, हमको ये इस तरह से लेने की ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। सो अज्यूम दैट Z1 and Z2 are two points which are very closer, and let Z1 and Z2 are at same distance from Z0। ये भी मान लो कि ये Z1 और Z2 इस पॉइंट Z0 से सेम डिस्टेंस पे है, और उस डिस्टेंस को आप बहुत स्मॉल मान लिए, R हम उसको मान लेंगे स्मॉल r। सो लेट Z1 Z0, जो Z1 से Z0 की डिस्टेंस है वो भी स्मॉल r है, और Z2 से Z0 की डिस्टेंस है वो भी स्मॉल r है, और ये काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस है। इस तरह से आपको इसमें एजम्पशंस करने हैं। तो देखिए, Z1 और Z2 दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो हम ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। Z1 माइनस Z0 इक्वल टू डिस्टेंस तो हो गई r इंटू e⁻⁰ θ1, और θ1 यहाँ पे क्या एंगल होगा, Z1 और Z2, सॉरी Z1 और Z0, ये जो कोड होगी इस कोड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। इसी तरह से Z2 माइनस Z0 इक्वल टू, Z2 की भी डिस्टेंस r ही है, तो r तो यहाँ सेम रहेगा, एंगल चेंज हो जाएगा इस कोड का, जो आपकी Z2 Z0 कोड है वो एक्सेस के साथ θ2 एंगल बनाती है।
मैंने यहाँ लिख भी रखा है, वेयर θ1 एंड θ2 आर एंगल्स ऑफ कोर्स Z1 Z0 एंड Z2 Z0 विथ एक्स एक्सिस। ओके, ऑल्सो हम ये भी मान लेते हैं और ये क्लियर ही है कि जब आपका r टेंस टू जीरो होगा, r टेंस टू जीरो का मतलब यदि आपका Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस हमने r मानी है, ओके, यदि आपका जो Z0 और Z1 है इनके बीच की डिस्टेंस r को यदि आप जीरो की तरफ टेंड करोगे, इसका मतलब Z1 जीरो की तरफ टेंड होगा। तो एक बार आप डायग्राम में देखिए, ये आप कैलकुलस में भी पढ़ते हो ये चीज़, ओके। तो जब आपका Z1 Z0 की तरफ होगा तो यदि ये नॉर्मली तो एक कोड है, और जब कोड के आप दो पॉइंट्स को एक दूसरे की तरफ टेंड कराते हो तो वो कोड क्या बन जाती है, आपकी टेंजेंट बन जाती है। ओके, तो जब आपका Z1 Z0 की तरफ टेंड होगा तो ये आपका टेंजेंट ही बन जाएगी, और टेंजेंट बन जाएगी तो जो आपने थीटा जो एंगल माना था इसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ, वो सेम एंगल वो बन जाएगा जो T1 बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये टेंजेंट है। इसी तरह से जब Z2 आपका Z0 की तरफ टेंड होगा तो इसका जो एंगल है θ2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, α2 के इक्वल। ओके, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी होगा W प्लेन में। तो देखिए आगे चलते हैं हम। ओके, ये देखिए, तो लिमिट हमने यहाँ पे लगाई है, ऑल्सो व्हेन r टेंस टू जीरो देन θ1 है α1 हो जाएगा और θ2 α2 हो जाएगा। नाउ लेट, अब इसी तरह से W0 इज करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ Z0 हमने ये मान लिया। ओके, ये मैंने पहले ज्योमेट्री आपको पूरी समझा दी, अब ये पूरी मैंने ज्योमेट्री ही लिख रखी है यहाँ पे। सो W0 इज करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ Z0, ये हमने मान लिया कि Z0 की इमेज W0 है इन W प्लेन, एंड W1 एंड W2 आर करस्पॉन्डिंग टू Z1 एंड Z2 एट कर्व्स γ1 एंड γ2। ओके, ये सिंपल चीज़ें हैं। और साथ के साथ जैसे हमने वहाँ पे माना था कि Z1 और Z2 बहुत क्लोज हैं और दोनों Z0 से एकदम सेम डिस्टेंस पे हैं, तो यही आपका सिमिलर वे में यहाँ होगा। ओके, तो W1 और W2 होंगे वो भी W0 से सेम डिस्टेंस पे होंगे, और उस वो भी डिस्टेंस जो होगी वो भी स्मॉल होगी। तो हम उस डिस्टेंस को, वहाँ तो R थी, यहाँ मैंने मान लिया वो डिस्टेंस आपकी लैम्डा है। ओके, और जहाँ पे हमने जेड प्लेन में आपने जो θ1 और θ2 दोनों कोर्स के एंगल माने थे, इसी तरह से यहाँ पे हम φ1 और φ2 इन दोनों कोर्स के एंगल मान लेंगे। सो लेट W1 माइनस W0 इक्वल टू लैम्डा ई रेज टू द पावर आयोटा φ1 एंड W2 माइनस W0 इक्वल टू लैम्डा ई रेज टू द पावर आयोटा φ2। तो लैम्डा तो हमने सेम रखा है, फाई चेंज किया है सिर्फ। ओके, बिकॉज आपकी कोर्स अलग अलग हैं। वेयर φ1 एंड φ2 आर एंगल्स ऑफ कोर्स W1 W0 एंड W2 W0 विद U एक्सिस। ओके, वहाँ तो एक्स एक्सिस था, यहाँ पे U एक्सिस है, और जैसे हमने वहाँ लिमिट लगाई थी सेम यहाँ पे भी लगेगी। ऑल्सो व्हेन लैम्डा टेंस टू जीरो देन φ1 टेंस टू β1 एंड φ2 टेंस टू β2। एक बार मैं आपको ये ज्योमेट्री से बता देता हूँ। ओके, ये देखिए, यदि यहाँ पे आपका जो W2 और W1 है, यदि आप W1 को W0 की तरफ टेंड करेंगे तो ये टेंजेंट बन जाएगी, और T3 बनेगा टेंजेंट, और T3 का एंगल β1। इसी तरह से W2 W0 की तरफ टेंड होगा तो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, β2 के इक्वल। सो ये आपकी ज्योमेट्री है। ओके, आगे चलते हैं हम। नाउ अब देखिए, ये तो अभी तक की जो पूरी ज्योमेट्री थी और कुछ अजम्पशंस थे वो थे। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। सिंस आपको जो एफ जेड है वो एनालिटिक दे रखा है डी प्लेन में। ओके, डी रीजन में, जेड प्लेन में एनालिटिक है, इसका मतलब डी में तो आपका Z0 पॉइंट भी है। ओके, क्योंकि वो रीजन पूरा आपका है जेड प्लेन में, उसमें Z0 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब पूरे डी प्लेन में एनालिटिक है इसका मतलब Z0 पे भी एनालिटिक होगा, और Z0 पे एनालिटिक है इसका मतलब Z0 पे इसके डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस होगा। सो एफ डैश Z0 विल बी इन एग्जिस्टेंस, तो ये एग्जिस्ट करेगा। और एफ डैश Z0 हम निकालते हैं, वैल्यू क्या आएगी, सिंस एफ डैश Z0 इक्वल टू Z0 पे डेरिवेटिव क्या होगा, जो आपकी कोड है Z1 Z0। ओके, तो डेरिवेटिव क्या होता है आपका, टेंजेंट का स्लोप। ओके, सो उसी तरह से लिमिट Z1 टेंस टू Z0 एफ Z1 माइनस एफ Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0। ओके, ये सिंपल सी डेरिवेटिव की आपकी डेफिनेशन है, ये आप रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हो और कैलकुलस में भी पढ़ते हो। ओके, मैंने यहाँ साइड में भी लिख रखा है W इक्वल टू एफ जेड, इसका मतलब DW अपॉन DZ इक्वल टू एफ डैश जेड। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखी मैंने, इक्वल टू लिमिट को भी एज इट इज़ रखा। अब देखिए एफ ऑफ Z1 तो हम लिख सकते हैं W1 माइनस एफ ऑफ Z0 को W0 अपॉन Z1 माइनस Z0, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश Z0 है, तो सबसे पहले तो ये देखिए
यदि मैं ऐसे डैश हटा दूँ तो ये जो एफ जेड नोट है, ये एफ जेड नोट आपका डब्ल्यू प्लेन में है, बिकॉज ये मैपिंग है और मैपिंग का आंसर डब्ल्यू प्लेन में आएगा। इसका मतलब ये डब्ल्यू प्लेन का कोई पॉइंट है और इसका मतलब एफ डैश जेड नोट ये भी डब्ल्यू प्लेन का ही कोई पॉइंट है। तो आप इस एफ डैश जेड नोट को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में मान लो, ओके, आर और थीटा वाले फॉर्मेट में डब्ल्यू प्लेन में। तो हम मान लेते हैं इस एफ डैश जेड नोट का जो मॉड्यूलस है वो तो हमने मान लिया लैम्डा 1, अपनी मर्जी से कुछ भी आप मान सकते हो। और लैम्डा 1 इसलिए माना है बिकॉज हमने डब्ल्यू प्लेन में जो ऊपर डिस्टेंस मानी थी वो लैम्डा के फॉर्मेट में मानी थी, तो आप यहाँ लैम्डा 1 नाम दे सकते हो। इनटू इसका जो आर्गूमेंट है, देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इसका जो मॉड्यूलस है वो तो हमने माने लैम्डा 1 और आर्गूमेंट को आप इसको कुछ भी अज्यूम कर लो यहाँ पे फिलहाल तो 5, ओके। सो तो लैम्डा 1 डॉट ई रेस टू द पावर आयोटा 5 ये हमने अज्यूम कर लिया एफ डैश जेड नॉट को, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो देन फ्रॉम 5 ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वैल्यू रख दी इक्वल टू, अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 में लिमिट z1 टेंस टू z0, जब आपका z1 z0 की तरफ टेंड करेगा तो जो डिस्टेंस होगी r वो 0 की तरफ टेंड करेगी, इनटू w1 माइनस w0 की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी लैम्डा इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा 5 ओके, अपॉन z1 माइनस z0, आपको ये सारी ऊपर वैल्यू लिख रखी है r इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा 1। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते जाइए, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, लिमिट r टेंस टू 0 लैम्डा अपॉन r एक तरफ ले लिया हमने, ओके, इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा 5 माइनस थीटा 1, ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगेन लिमिट r टेंस टू 0 लैम्डा अपॉन r अलग से हो गया और लिमिट को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ पे भी हमने लिमिट लगा दी ई रेस टू द पावर आयोटा 5 माइनस थीटा 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ कंपेयर करिए, ये आपका एक वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, ओके, जो आपने मॉड्यूलस माना था, तो मॉड्यूलस को मॉड्यूलस के साथ कंपेयर करो और ई रेस टू द पावर आयोटा 5 को इधर ई रेस टू द पावर आयोटा 5 माइनस थीटा 1 से कंपेयर करो। सो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट r टेंस टू 0 लैम्डा अपॉन r एंड यहाँ पे देखो ई रेस टू द पावर आयोटा यहाँ तक तो सेम है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, तो ये 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 की जगह 5 माइनस थीटा 1 है। सो ई रेस टू द पावर आयोटा 5 इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0 ई रेस टू द पावर आयोटा 5 माइनस थीटा 1। फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे, लैम्डा 1 ये तो सेम भी ले लिया मैंने एज इट इज, एंड 5 यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट r टेंस टू 0 5 माइनस थीटा 1। इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। अब देखिए 7 को हम चेक करेंगे, जब आपका r टेंस टू 0 होगा, सो देखिए नाउ इन 7 व्हेन r टेंस टू 0 दैट इज व्हेन r टेंस टू 0 देन z1 टेंस टू z0, ओके, मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है, ये गलत है, z0 आएगा यहाँ पे। इसी तरह से z2 भी z0 की तरफ टेंड करेगा और w1 w0 की तरफ टेंड करेगा और w2 w0 की तरफ टेंड करेगा। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो ये जो 5 है, 5 हमने क्या माना था, w1 और w0 के बीच का एंगल, ओके, उस कॉर्ड का एंगल एक्स एक्सिस के, और हमने ये लिमिट पहले ही अप्लाई कर रखी है, जब आप r टेंस टू 0 लगाओगे तो 5 बीटा 1 बन जाएगा और थीटा 1 अल्फा 1 बन जाएगा, ओके। सो फाइनली क्या आएगा, फ्रॉम 7 एंड 8 जो 5 है ये तो मैंने ले लिया एज इट इज, यहाँ से देखो इक्वल टू लिमिट हमने लगाई दी तो 5 की जगह तो आ गया बीटा 1 माइनस अल्फा 1, इक्वेशन नंबर 9। सिमिलरली यदि हम इसको बीटा 2 और अल्फ़ा 2 के लिए सॉल्व करें तो सेम आंसर ऐसा यहाँ पे भी आएगा, 5 इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2, ओके। सो इक्वेशन नंबर 9 और 10 दोनों 5 की इक्वेशन है, बीटा 1 माइनस अल्फ़ा 1, और यहाँ पे 5 इक्वल टू बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2। नाउ फ्रॉम 9 एंड 10 दोनों तरफ 5 है तो दोनों की RHS भी सेम होगी, तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, यानी बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। सो इक्वेशन नंबर 11 इज़ फाइनल रिजल्ट। अब इस 11 नंबर इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, बीटा 2 माइनस बीटा 1 क्या है, जो डब्ल्यू प्लेन में दो कर्व थे उन दोनों के बीच का एंगल हमने माना था, ओके। इसी तरह से सॉरी कोर्स का था, ये कोर्स के एंगल थे। इसी तरह से अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 जेड प्लेन में था। तो देखिए फ्रॉम 11 द एंगल बिटवीन C1 एंड C2, अब ये देखिए जो बीटा 1 और बीटा 2 हैं ये डब्ल्यू प्लेन में टेंजेंट्स के एंगल हैं, और अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 है ये जेड प्लेन में टेंजेंट्स के एंगल है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी दो कर्व हैं उन दोनों कर्व्स के बीच में जो एंगल होता है वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट के बीच के एंगल के इक्वल ही होता है। तो यदि ये टेंजेंट के बीच का एंगल है तो ये कर्व के बीच का एंगल भी होगा, इसी तरह से ये भी टेंजेंट के बीच का एंगल है तो ये भी कर्व्स के बीच का एंगल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 11
द एंगल बिटवीन C1 एंड C2 इज सेम एज एंगल बिटवीन गामा 1 एंड गामा 2 इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन भी सेम है, बीटा 2 माइनस बीटा 1, और यहाँ पे अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, और मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पे इस थ्योरम में क्या चेक किया कि जो एंगल है आपका वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है, और इस तरह की कोई भी मैपिंग होती है उसको हम कन्फर्मल मैपिंग कहते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये, सफिशिएंट कंडीशन थी कन्फर्मल मैपिंग चेक करने की।